हेलो एवरीवन। अब हम शुरू कर रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। चैप्टर 1 इज इंट्रोडक्शन। द पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम। पर्पस क्या है डेटाबेस बनाने का? व्यू ऑफ डेटा, डेटा मॉडल्स, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस यूजर्स एंड ओवरऑल सिस्टम स्ट्रक्चर्स। ये हम आज पढ़ने वाले हैं इस इंट्रोडक्शन में। दिस इज़ अ इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है और ये जो इसके मेन पॉइंट्स हैं वो आज हम समझेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं DBMS। कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। आपस में जो डेटा रिलेटेड है उनको जब हम कलेक्ट करते हैं, उसका एक कलेक्शन बनाते हैं, उसको बोलते हैं डेटाबेस। सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस द डेटा। जब हम ऐसे प्रोग्राम्स को इकट्ठा करते हैं कि हम उस कलेक्शन ऑफ डेटा को एक्सेस कर सकें, दैट इज नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर एंटरप्राइज। एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज किसी को भी हम ले सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी को, किसी कंपनी को, किसी हॉस्पिटल को, किसी इंस्टीट्यूट को, किसी भी सिस्टम को, राइट? उसका पूरा इंफॉर्मेशन एक DBMS कंटेन करता है। DBMS प्रोवाइड करता है हमको एक एनवायरनमेंट जो कन्वीनियंट भी हो और यूज़ करने के लिए एफिशिएंट भी हो। इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं? बैंकिंग में सारे ट्रांजैक्शन में क्या यूज़ होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एयरलाइंस में चाहे रिजर्वेशन हो या शेड्यूल हो फ्लाइट्स का। यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रेशन करवाना हो या ग्रेड्स जैसे आती है, उसका भी डेटाबेस मैनेजमेंट होता है। सेल्स में कस्टमर का भी रिकॉर्ड रखा जाता है, प्रोडक्ट का भी रिकॉर्ड रखा जाता है और कितना परचेस हो रहा है उसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है। दैट रिकॉर्ड इज़ व्हाट? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, प्रोडक्शन, इन्वेंटरी, ऑर्डर, सप्लाई चेन, इनका आपको क्या मेंटेन करना होता है? DBMS। ह्यूमन रिसोर्स, HR में एम्प्लॉय रिकॉर्ड, किसकी कितनी सैलरी है, कितना टैक्स डिडक्शन होता है, इन सब का भी क्या मेंटेन होता है? डेटाबेस मेंटेन होता है। ठीक है, डेटाबेस टचेज ऑल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स। अभी तक हमको पता नहीं है क्योंकि हम अभी फील्ड में उतरे नहीं हैं या फिर हम किसी कंपनी में काम नहीं करते। जिस वक्त आप किसी कंपनी में काम करने लगेंगे आपको पता चलेगा कि डेटाबेस हर जगह हर चीज़ का मेंटेन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? स्टूडेंट का हर प्रकार का डेटाबेस मेंटेन किया जाता है। किस स्टूडेंट को कितने मार्क्स आए, कौन से स्टूडेंट ने कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा कोर्स ऑप्ट किया, कौन किस सेमेस्टर में है, कितने बैकलॉग्स हैं, कितने करंट सब्जेक्ट्स हैं, राइट? कौन से स्टूडेंट ने कितनी बुक्स इशू करवाई हैं, ठीक है? सबका एक सेपरेट डेटाबेस होता है। कौन सी कैटेगरी में कितने बच्चे पास हुए, कौन सी जेंडर में कितने बच्चे पास हुए, राइट? किसका फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है, थर्ड डिवीज़न है, कितने पास हैं, कितने फेल हैं, पास परसेंट कितना है, इस ईयर का कितना है, पिछले साल का कितना था, कंपैरिजन का क्या है, बॉयज इज टू गर्ल रेशियो कितना है, जो भी कुछ होता है वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसके लिए ड्रॉ किया जाता है और उसी से सारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है। बार बार हम काउंट नहीं कर सकते, राइट? मान लीजिए 4 कैटेगरीज होती है अपनी, ओपन, SC, ST एंड OBC। कौन सी कैटेगरी में कौन से जेंडर के, मेल या फीमेल बच्चे कितने पास हुए? अगर आपसे पूछता है कि OBC कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट्स कितने पास हुए सेकेंड ईयर के सेकेंड सेम में, सेकेंड ईयर के थर्ड सेम में, तो इट वुड बी नोन बाय अ डेटाबेस। आप इसको उसी वक्त कैलकुलेट करने या ढूंढने नहीं बैठ सकते, राइट? तो हर चीज़ के लिए एक डेटाबेस होता है। डेटाबेस का पर्पस क्या है? पहले के दिनों में डेटाबेस एप्लीकेशन बिल्ड ऑन टॉप ऑफ फाइल सिस्टम्स।
पहले क्या यूज़ करते थे, फाइल सिस्टम यूज़ करते थे। फाइल सिस्टम का मतलब ये है कि अभी ये जैसे कंप्यूटराइज डेटाबेस इज ऑब्वियसली व्हाट, हम कंप्यूटर में डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं और क्वेरी से वो डेटा को हम फैच कर रहे हैं, ठीक है। यही है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कि आपने उसको कंप्यूटर में इस तरीके से फीड किया कि आपने बस एक लाइन लिखी कि मुझे ये बताओ कि दिस बुक आईडी की बुक किसके पास है, तो वो आपको सिर्फ एक नाम बताएगा कि इसके पास है, इस रोल नंबर के इस स्टूडेंट के पास है, ये इस सेमेस्टर में है, ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर। अगर वो एक ऐसा आपको आंसर देता है तो दिस इज़ द पर्पस ऑफ डेटाबेस सिस्टम। तो जब डेटाबेस सिस्टम नहीं था तो क्या था, फाइल सिस्टम था। फाइल सिस्टम में क्या होता था, सब कुछ रजिस्टर में लिखा जाता था। अभी जो हम क्वेरी से फाइंड करते हैं, क्वेरी ना लिखते हुए हम क्या करते थे, एक एक करके ढूंढते थे, राइट। रजिस्टर खोलते थे और फिर ढूंढते थे, ठीक है। अब उसमें क्या मिलेगा, रजिस्टर में आपको हो सकता है आपको स्टूडेंट का रोल नंबर मिले, उस रोल नंबर से अब आप रोल नंबर को लेके उस डिपार्टमेंट में जाएंगे, फिर बोलेंगे इस रोल नंबर का कॉन्टैक्ट नंबर दो, फिर उस रजिस्टर में उसका रोल नंबर ढूंढा जाएगा और फिर उसका कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढा जाएगा, राइट। इस तरीके से पहले क्या होता था, रजिस्टर में सब कुछ नोट डाउन होता था, पर रजिस्टर और डेटाबेस इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस थे। रजिस्टर्स में कुछ डिफ़िकल्टीज आती थी जिसके कारण हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे आए। आपको मैं कंपैरिजन भी बताऊंगी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम का इसके बाद में। ओके, ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग फाइल सिस्टम टू स्टोर डेटा। अब हम समझते हैं कि क्या क्या ड्रॉबैक्स थे फाइल सिस्टम के। सबसे पहली बात तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपको कोई चीज़ क्वेरी से अगर आप ढूंढते हैं, मतलब डेटाबेस में अगर आप कोई चीज़ ढूंढते हैं तो आपको क्विक रिजल्ट दे देगी, राइट। और अगर आप रजिस्टर में जाते हो तो देयर आर चांसेस कि वो आपको बहुत टाइम लग जाए, राइट। और आपको उस पर्सन की भी ज़रूरत पड़ेगी कि यहाँ पे आपको लाइब्रेरी में किसी लाइब्रेरी वाले स्टाफ से पूछना है, डिपार्टमेंट में जाके उस स्टाफ से पूछना है, वो उस वक्त वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, उस पर भी डिपेंड करता है, तो टाइम उस पर डिपेंड करेगा, राइट। सबसे पहले आता है डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। डेटा रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी क्या होता है, रिडंडेंसी मतलब रिपीटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जब रिपीटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है तो उससे डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाता है। मान लीजिए कि मेरा 2 जगह एंट्री कराई गई, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि लाइब्रेरी वाले रजिस्टर में ही कॉन्टैक्ट नंबर अगर लिख देते तो वहाँ पे हमको ढूंढने नहीं जाना पड़ता, राइट। तो अगर मान लीजिए आपने लाइब्रेरी के भी फोल्डर में 2 कॉलम्स और बढ़ा दिए, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। एक आपने अपने डिपार्टमेंट में भी आपका ऑलरेडी है एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर। अब क्या होता है कि आपका एड्रेस मान लीजिए चेंज हो जाता है, आपका एड्रेस चेंज हो जाता है या फिर आपका मोबाइल नंबर भी चेंज हो जाता है, किसी और स्टूडेंट का मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है। आप क्या करेंगे, आपको बताया गया है पहले से कि आपको इन्फॉर्म करना है जब भी आपका एड्रेस चेंज होता है। तो आप जाएंगे आपके हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट के पास और आप आपके डिपार्टमेंटल रजिस्टर में वो चेंज करवा देंगे, ठीक है। आप चेंज करवा देंगे कि मेरा एड्रेस ये था, अब मेरा एड्रेस ये हो चुका है। तो आपने अपना एड्रेस चेंज करवा दिया। क्या आपने लाइब्रेरी में अपना एड्रेस चेंज करवाया? नहीं। क्या आपने और किसी रजिस्टर में जहाँ पे जैसे स्पोर्ट्स है, कल्चरल्स है, वहाँ पे भी हो सकता है आपका नाम लिखा है, एड्रेस लिखा है, क्या आपने वहाँ पे चेंज करवाया, आपका कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हुआ, क्या आपने वहाँ पे अपडेट करवाया? वहाँ पे नहीं करवाया, एक जगह आपने चेंज करवा दिया, ठीक है। अब आपको कॉलेज की तरफ से कोई लेटर जाना है, ठीक है। तो लाइब्रेरी की तरफ से आपको लेटर जाना है कि आपने अभी तक बुक रिटर्न नहीं की है, आप अभी बुक रिटर्न करिए। तो वो किस एड्रेस पे भेजेगा? ऑब्वियसली जो रजिस्टर में लिखा है उस एड्रेस पे वो भेज देगा। क्या वो आपके घर तक पहुंचेगा? अब तो आपने एड्रेस चेंज करा लिया, अब वो आपके घर पे नहीं पहुंचेगा। तो इससे क्या हुआ कि एक जगह तो आपने अपडेट कर दिया पर किसी और जगह अपडेट नहीं हुआ। तो सिस्टम कंफ्यूज है कि आपका रियल एड्रेस क्या है ना। ज़रूरी नहीं है कि ये रजिस्टर जो है हार्ड में ही हो, आप एक्सेल शीट को भी यही मानेंगे, जो हमारा फाइल सिस्टम ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसमें यूज़ नहीं होता, ठीक है। अब अगर आपने एक्सेल है या रजिस्टर है, रजिस्टर में तो चलो कटा हुआ दिख जाएगा, पर अगर एक्सेल पे कहीं इस तरीके से सॉफ्ट में उसको स्टोर कर रहे हैं तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा लेटेस्ट है।
ये वाला एड्रेस लेटेस्ट माना जाए या वो वाला तो क्या आ गया, इनकंसिस्टेंसी आ गई। कहीं पे एड्रेस कुछ और रिफ्लेक्ट हो रहा है, कहीं पर एड्रेस कुछ और रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये किसके कारण हो रहा है, रिपीटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण, है ना। अगर इन्होंने भी एड्रेस लिखा, इन्होंने भी एड्रेस का कॉलम दिया, उधर भी अगर सिंगल एक ही एड्रेस का कॉलम होता तो वो अपडेट हो जाता और वही माना जाता। पर क्योंकि अलग अलग जगह हमने एट्रीब्यूट सेम दे रखा है, इसीलिए रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी होती है ना। मल्टीपल फाइल फॉर्मेट्स और डुप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट फाइल्स, अलग अलग फाइल्स में क्या है, सेम इंफॉर्मेशन है, सेम नाम है, फादर्स नेम कांस्टेंट रहेगा, मदर नेम कांस्टेंट रहेगा, डेट ऑफ बर्थ कांस्टेंट रहेगा। पर क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ कुछ लोग ओरिजिनल कहीं डाल देते हैं, ओरिजिनल कुछ और होती है, आधार कार्ड में कुछ और होती है। इसके कारण क्या होता है, कहीं आप गलती से अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ बोल दी, कहीं आपने सर्टिफिकेट से किसी ने उठा के आपकी डेट डाल दी, तो फिर वापस से इनकंसिस्टेंसी हो जाती है कि ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे तो कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा। नीड टू राइट अ न्यू प्रोग्राम टू कैरी आउट ईच न्यू टास्क। अब क्योंकि आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है और आपको डेटा फैच करना है, तो आपको एक पूरा या तो प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, ठीक है, उन फाइल्स को लिंक करना पड़ेगा। एक्सेस नहीं हो पाएगा डेटा। जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की खुद की एक लैंग्वेज होती है ना, SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऐसी कोई लैंग्वेज इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा और फिर ढूंढना पड़ेगा। एक्सेस करना ईजी नहीं होता। डेटा आइसोलेशन। डेटा आइसोलेशन मतलब अलग अलग डिवाइस पे, अलग अलग सिस्टम पे, अलग अलग जगह फाइल्स रखी हुई हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में फाइल्स रखी हुई हैं, सारी फाइल्स एक साथ नहीं हैं। इसके कारण मल्टीपल फाइल्स हैं और मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं। कोई एक्सेल में लिख रहा है, कोई वर्ड में लिख रहा है, कोई वर्ड पैड में लिख रहा है, कोई रजिस्टर पे लिख रहा है, ठीक है। सब अपने अपने इच्छाओं से फाइल्स में नोट डाउन कर रहे हैं, इसीलिए डेटा को फैच करना इजी नहीं है। आइसोलेटेड है डेटा, किसी के पास डेटा कहीं है, कोई गूगल ड्राइव पे डाल लिया है, किसी ने सिस्टम पे अभी नहीं है, किसी का नेट नहीं चल रहा है तो अभी एक्सेस नहीं हो पा रहा है, राइट। तो इस तरीके से डेटा कैसा है, स्कैटर्ड है और आइसोलेटेड है। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। इंटीग्रिटी हम खुद डिसाइड करते हैं, राइट। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट होता है जैसे कि अकाउंट बैलेंस 0 से ज़्यादा होना चाहिए। हम ये प्रोग्राम में डाल सकते हैं कि अकाउंट बैलेंस 0 से ज़्यादा होना चाहिए, पर फाइल सिस्टम में जब आप एंट्री करते हो तब वो कुछ भी एंट्री ले सकता है, उसमें कोई भी कोड तो लगा हुआ नहीं है, राइट। जैसे कि हम कभी कोई फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, तो वो आपको बोल देता है कि नहीं, आप ये वाली फील्ड एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, मैंडेटरी फील्ड है, या फिर यहाँ पे आप @ नहीं लिखा है तो ये प्रॉपर ईमेल एड्रेस नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से फाइल सिस्टम में कुछ भी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स नहीं होते हैं। डायरेक्टली आप उस पर खाली भी छोड़ दोगे तो वो भी एक्सेप्ट कर लेगा, कुछ कम ज़्यादा लिख दोगे, एज को निगेटिव में लिख दोगे तो भी वो एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। ट्रिगर नहीं आएगा उसके ऊपर कुछ। हार्ड टू ऐड न्यू कंस्ट्रेंट और चेंज एग्जिस्टिंग वंस। आप कंस्ट्रेंट ऐड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इसमें। अब हम बात करते हैं, यही अपना कंटिन्यू करते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग फाइल, ठीक है। इतने 4 पॉइंट्स आपको क्लियर हुए, आगे बढ़ते हैं। एटॉमिसिटी ऑफ अपडेट्स। एटॉमिसिटी मतलब एक चीज़, राइट। एटम यानी सिंगल, विच इज़ नॉट ब्रेकेबल, है ना, वी कैन नॉट ब्रेक समथिंग, उसको बोलते हैं एटम, है ना। एटॉमिसिटी ऑफ अपडेट्स। अपडेट जब हम कर रहे हैं तो उसकी एटॉमिसिटी। फेलियर्स में लीव डेटाबेस इन एन इनकंसिस्टेंट स्टेट विथ पार्शियल अपडेट्स कैरिड आउट। एटॉमिसिटी का मतलब होता है या तो हो या बिल्कुल ना हो, ठीक है। एटम की तरह 0 या 1, या तो कंप्लीटली हो या है बिल्कुल ना हो, ठीक है। पर अगर कोई ट्रांजैक्शन बीच में ड्रॉप हो जाता है तो डेटाबेस, जो कि फाइल सिस्टम में जो कि डेटाबेस है, वो कैसा रहेगा, इनकंसिस्टेंट स्टेट में आ जाएगा, पार्शियल अपडेट होगा। अपडेट जो है वो पूरी तरीके से अगर कैरिड आउट नहीं हुआ, है ना। आपने एड्रेस चेंज आप कर रहे थे, एड्रेस चेंज करते से आपने ओरिजिनल एड्रेस डिलीट किया, इतने में लाइट चली गई, ठीक है। अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हुआ है तो वैसा का वैसा सेव हो जाएगा,
पर वो डिलीटेड सेव हुआ। अभी आपने एड्रेस फीड भी नहीं किया था, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए डेटाबेस में क्या है, एड्रेस की जगह पे क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एटॉमिसिटी अचीव नहीं हो पाई, किसमें, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। एग्जाम्पल, ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर शुड ईदर कंप्लीट और नॉट हैपन एट ऑल। अगर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि हम, जैसा कि इन लोगों ने बोला, ट्रांसफ़र ऑफ फंड हो रहा है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे, तो हो सकता है कि अपने यहाँ से पैसा कट गया और वहाँ पैसा जाता उसके अकाउंट में, उससे पहले ही सर्वर डाउन हो गया, तो क्या होगा, तो फिर कंप्लीट नहीं हो पाएगा ट्रांजैक्शन, राइट। तो कंप्लीट हो, एटॉमिसिटी हो, ये किस में होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ये होता है। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो ट्रांजैक्शंस रहते हैं वो कैसे रहते हैं, एटॉमिक, या तो पूरे होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे। पर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं पर बीच में सर्वर डाउन हो गया, लिंक चली गई, लिंक फेलियर हो गया, तो अगर आपका पैसा नहीं निकला और अकाउंट से कट गया है और निकलने से पहले लाइन चली गई, तो क्या होता है, वो वापस से रिफ़ंड हो जाता है, वापस से बैक चला जाता है। ऐसा नहीं होता कि कट भी गया आपको नहीं भी मिला, ऐसा नहीं होता। एटॉमिसिटी इज़ गारंटीड इन व्हाट, डीबीएमएस। पर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। कंकरेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूज़र्स, एक साथ बहुत सारे यूज़र्स एक्सेस कर सकते हैं, उससे सिस्टम को कोई प्रॉब्लम नहीं आती इन केस ऑफ डीबीएमएस। पर फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में बहुत सारे यूज़र्स एक साथ एक्सेस नहीं कर सकते। कंकरेंट एक्सेस नीडेड फॉर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए हम चाहेंगे, जैसे कि एटीएम्स हैं, है ना, ऑल ओवर द सिटी बहुत सारे एटीएम्स होते हैं, पर ऐसा कहीं नहीं लिखा होता है कि भैया एक टाइम पे एक ही व्यक्ति एटीएम से पैसे निकालेगा। ओवरऑल बहुत जगह बहुत सारे लोग क्या करते होते हैं, एक टाइम पे एटीएम पे पैसे निकाल रहे होते हैं, पर उससे आपस में किसी के ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है, नहीं आती। क्यों नहीं आती, बिकॉज इट इज़ कंकरेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूज़र, ये वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हम ऐसा नहीं कर सकते, एक टाइम पे एक ही व्यक्ति उसको एक्सेस कर सकता है। अनकंट्रोल्ड कंकरेंट एक्सेसेस कैन लीड टू इनकंसिस्टेंसीज इन फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। टू पीपल रीडिंग अ बैलेंस और अपडेटिंग इट एट द सेम टाइम, अगर दो लोग एक ही बैलेंस को रीड कर रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं एक ही टाइम पे, तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, एक ने रीड किया, उसमें 500 रुपये थे, उसने 50 रुपये ऐड कर दिए, तो कितना हो गया, 550। पर जब वो ऐसा कर रहा था, इतने में ही दूसरे ने रीड किया, तो उसने भी 500 रीड किया, इस वाले ने फिर उसमें 50 ऐड कर दिए, तो इसका हो गया 550। उसने 500 जो रीड किया था, उसने 100 रुपये निकाल लिए, तो उसका कितना आया बैलेंस, 400। पर बैलेंस तो सेम ही था, राइट। तो कितना आना चाहिए था, क्योंकि इसने 50 ऐड कर दिया है, तो कितना आना चाहिए था, 450 आना चाहिए था, पर वो नहीं आया। क्यों, क्योंकि एक टाइम पे ही दोनों ने रीड किया और दोनों ने अपडेट किया। जब हम ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे तो यही पॉइंट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पर ये डीबीएमएस क्या करता है, गारंटी करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। डीबीएमएस में आप सिक्योरिटी लगा सकते हो, बट फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में वी कैन नॉट हैव सिक्योरिटी। So this is the basic comparison of what is database management system and what is file processing system. ये question अगर आपको एग्जाम में आता है, तो these are the main points which you need to highlight and write a little theory about it, कि what are the drawbacks of file system and what are the advantages of DBMS management system. Okay, moving further, database system ऑफर सॉल्यूशन टू ऑल द अबव प्रॉब्लम्स। एज आई सेड कि जो भी दिक्कतें फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में आती है, वो सब कौन ओवरकम करता है, डेटाबेस सिस्टम ओवरकम करता है। नाउ लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। आई नो दीज लेक्चर्स आर गोइंग टू बी लिटिल लेंदी, क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं और हमको बहुत सारा सिलेबस कवर करने को है। तो आई होप दैट यू गाइज विल स्टे विथ मी एंड
जितना मैं पढ़ा रही हूँ आप लोग उसको ध्यान से सुनिए। ये मत सोचना कि एग्ज़ाम टाइम में पढ़ लेंगे और सब कुछ समझ में आ जाएगा और सब हो जाएगा। ये सब मैं आपसे टेस्ट में भी पूछने वाली हूँ, इसीलिए ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है दिस होल लेक्चर। ओके, लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। 3 टाइप के लेवल्स होते हैं, फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल एंड व्यू लेवल। ये हम बात कर रहे हैं डेटाबेस के लेवल्स की। कितने लेवल्स हो गए डेटाबेस के? 3, फिजिकल, लॉजिकल एंड व्यू। फिजिकल लेवल बताता है कि डिस्क्राइब्स हाउ अ रिकॉर्ड इज स्टोर्ड। कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी रो, कोई भी टपल किस तरीके से स्टोर है, दैट इज फिजिकल लेवल। फिजिकल, राइट? हार्ड, फिजिकल मतलब हार्ड, ठीक है? कैसे स्टोरेज उसका हो रहा है, ठीक है, वो बताता है फिजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल क्या बताता है कि वो जो डेटा स्टोर्ड है उसका आपस में कैसा रिलेशनशिप है, ये हो गया लॉजिकल, ठीक है? आपस में वो डेटा, हाउ द डेटा इज रिलेटेड टू ईच अदर, दैट इज व्हाट लॉजिकल। नेक्स्ट इज व्यू लेवल। व्यू लेवल होता है एप्लीकेशन programs hide details of data types. Views can also hide information for security purposes. व्यू क्या बताता है? जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उतना डिस्प्ले करना, ओनली द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन विच इज़ डिस्प्लेड, वो होता है आपका व्यू लेवल। डेटा कैसा स्टोर है कंप्यूटर की मेमोरी में, दैट इज़ फिजिकल लेवल। द रिलेशनशिप अमंग द डेटा इज लॉजिकल लेवल एंड हाउ द डेटा इज रिप्रेजेंटेड टू अ यूज़र इज व्यू लेवल, ठीक है? टाइप कस्टमर इक्वल टू रिकॉर्ड, नेम स्ट्रिंग, स्ट्रीट स्ट्रिंग, सिटी इंटीजर एंड, ठीक है? दिस इज़ नथिंग बट टेबल के बारे में बताया है कि एक रिकॉर्ड में किस तरीके से कितने कॉलम्स आएंगे, उस कॉलम में क्या क्या डेटा टाइप्स होंगे, एक रिकॉर्ड में क्या क्या चीज़ें होंगी। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं व्यू ऑफ डेटा। इस तरीके से व्यू होता है एंड आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस। अब देखिए, व्यू हम किसी भी प्रकार का मांग सकते हैं, 1 2 व्यू n, हम कुछ भी बोल सकते हैं। मुझे वो उन स्टूडेंट्स के नाम बताओ जिनके 70% से अबव हैं, दैट इज़ व्यू 1, है ना? मुझे उन स्टूडेंट्स के नाम बताइए जिन्होंने 3 बुक्स इशू करवाई है, दैट कुड बी व्यू 2, ठीक है? मुझे सारे लड़कों के नाम बताओ, मुझे सारी लड़कियों के नाम बताओ। दीज आर मैं आपको क्वेरीज बता रही हूँ, इस तरीके से क्वेरीज हम जनरेट करते हैं कि हमको ऐसा रिजल्ट चाहिए। तो ये क्या होता है? व्यू होता है। हम जैसा रिजल्ट डिमांड करते हैं दैट इज़ अ व्यू, ठीक है? देन व्यू इज कनेक्टेड विथ लॉजिकल लेवल, द रिलेशनशिप अमंग द डेटा एंड विच इज कनेक्टेड फिर टू द फिजिकल डेटा विच इज़ हाउ द डेटा इज स्टोर्ड। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। आपको अगर व्यू या लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आते हैं तो आपको इनकी डेफिनेशन के साथ साथ यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम एज वेल। Now let's talk about instances and schemas. Similar to types and variables in programming language. Instance क्या होते हैं और schema क्या होता है? जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टाइप और वेरिएबल होता है। टाइप मतलब डेटा टाइप, वैसे ही क्या होता है? इंस्टांस और स्कीमा होता है, ठीक है? स्कीमा, द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। लॉजिकल मतलब क्या? हाउ द डेटा इज रिलेटेड, इसको क्या बोलते हैं? लॉजिकल। द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। एग्जाम्पल, द डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ सेट ऑफ कस्टमर एंड अकाउंट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है? ये एक एग्जाम्पल इन्होंने बताया कि कंसिडर कर लो कि आपके पास एक डेटाबेस है जिसमें कि कस्टमर और अकाउंट की डिटेल है। एनालॉगस टू टाइप इंफॉर्मेशन ऑफ अ वेरिएबल इन अ प्रोग्राम। फिजिकल स्कीमा क्या हो जाएगा? ओके, स्कीमा क्या होता है? द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। जो भी लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का, दैट इज कॉल्ड एज अ स्कीमा, ठीक है? बेसिकली एवरी टेबल, जिसको टेबल को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, रिलेशन भी बोलते हैं,
ठीक है। तो डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट अ सेट ऑफ कस्टमर्स एंड अकाउंट्स। कोई कस्टमर्स है और उनके अकाउंट्स के अगर रिलेशनशिप दिए हुए हैं, ठीक, लाइक डेटा दिया, उसका डेटाबेस दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम एक स्कीमा बोल सकते हैं। देयर कुड बी टू टाइप्स ऑफ स्कीमा, फिजिकल स्कीमा और लॉजिकल स्कीमा। फिजिकल लेवल पे क्या डिज़ाइन हो रहा है वो फिजिकल स्कीमा कहलाएगा, और लॉजिकल लेवल पे क्या डिज़ाइन हो रहा है वो लॉजिकल स्कीमा कहलाएगा, ठीक है। बट कीप इन माइंड दैट एवरी सिंगल टेबल इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड अ स्कीमा, ठीक है। और सारी टेबल्स मिलके जब रिलेशनशिप में आती हैं तो उसको हमें क्या बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि टेबल भी क्या होता है। तो दिस इज़ व्हाट टेबल इज़ ऑलवेज अ स्कीमा। और टेबल का अगर हम कोई व्यू भी निकालते हैं दैट इज़, अभी मैं उसके बारे में बताती हूँ। द एक्चुअल कंटेंट ऑफ डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, उसको बोलते हैं इंस्टांस, ठीक है। अगर उस डेटाबेस के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उस मोमेंट पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, वो क्या है, उसका इंस्टांस है। द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द डेटाबेस, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्चुअल कंटेंट कितना है दैट इज कॉल्ड एन इंस्टांस, ठीक है। और स्कीमा क्या होता है, वो पूरी टेबल, या फिर अगर आपने कुछ भी रिक्वेस्ट किया है, क्वेरी जनरेट की है, जैसे कि मैंने बोला कि मुझे सारे लड़कों के नाम बताओ जिनका फर्स्ट डिवीज़न आया है, ठीक है, तो दैट जो रिज़ल्ट जनरेट होगा, जो एक छोटी टेबल जनरेट होगी, राइट, उसमें लड़कों का नाम आएगा, एनरोलमेंट नंबर आएगा और परसेंटेज आएंगे, दैट रिजल्ट वुड बी व्हाट, स्कीमा, ठीक है। तो हर जो रिजल्ट होता है वो स्कीमा कहलाता है, और जो एक्चुअल कंटेंट होता है दैट इज़ व्हाट, इंस्टांस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेटा इंडिपेंडेंस। दो टाइप के डेटा इंडिपेंडेंस होते हैं, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। अभी पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की। द एबिलिटी टू मॉडिफाई द फिजिकल स्कीमा विदाउट चेंजिंग द लॉजिकल स्कीमा। जब भी हम फिजिकल स्कीमा में कुछ चेंज करते हैं और उसके कारण लॉजिकल में कुछ भी चेंज नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। मतलब जो भी एंट्री स्टोर है, अगर हमको उस एंट्री में कुछ अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, द एबिलिटी टू मॉडिफाई, मॉडिफाई मतलब अपडेट करना, तो उससे जब ऊपर लॉजिकल में कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे मुझे किसी स्टूडेंट का एड्रेस चेंज करना है, तो एड्रेस चेंज करने से क्या कोई दिक्कत आएगी, क्या वो एड्रेस किसी और से लिंक हो जाएगा, नहीं, वो रिफ्लेक्ट उसी के नाम के आगे होगा। तो दिस इज़ व्हाट, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। एप्लीकेशंस डिपेंड ऑन द लॉजिकल स्कीमा। इन जनरल द इंटरफेस बिटवीन द वेरियस लेवल ऑफ कंपोनेंट्स शुड बी वेल डिफाइंड सो दैट चेंजेस इन सम पार्ट्स डू नॉट सीरियसली इन्फ्लुएंस अदर्स। अगर हम कुछ पार्ट्स पे चेंज कर भी दें तो वो कहीं पे भी और दिक्कत नहीं आने दे। दिस इज कॉल्ड डेटा इंडिपेंडेंस, एंड फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस इज गारंटीड इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कई तरीके के डेटाबेस मॉडल्स होते हैं। डेटा मॉडल होता क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टूल्स फॉर डिस्क्राइबिंग डेटा, डेटा रिलेशनशिप्स, डेटा सिमेंटिक्स एंड डेटा कंस्टेंट्स। ये सब डिफाइन करने के लिए हम जो टूल्स यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं डेटा मॉडल्स। ईआर मॉडल बहुत ही पॉपुलर मॉडल है, हम आगे पढ़ने वाले हैं। रिलेशनल मॉडल इज़ ऑल्सो अ वेरी पॉपुलर मॉडल विच वी आर गोइंग टू स्टडी। उसके अलावा भी कई मॉडल्स होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल होता है, सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉडल, ओल्डर मॉडल्स भी हैं, नेटवर्क एंड हिरारिकल जो पहले यूज़ होते थे, राइट। सेमी स्ट्रक्चर डेटा मॉडल को XML भी बोलते हैं। जैसे मल्टीपल डेटा मॉडल्स हैं, बट इम्पॉर्टेंटली हम पढ़ेंगे ER मॉडल और रिलेशनल मॉडल, ठीक है। दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ER मॉडल। मैं अभी इसमें डेप्थ में नहीं जाना चाहती ER मॉडल में, क्योंकि मैं आपको इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। यू कैन जस्ट गेट अ ग्लांस कि इस तरीके से ER मॉडल दिखता है। यहाँ पे दो टेबल्स हैं कस्टमर और अकाउंट। ये जो रेक्टेंगल में लिखा होता है ये होता है टेबल, ठीक है। कस्टमर के 4 एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि कॉलम्स है, कस्टमर ID, कस्टमर नेम, कस्टमर स्ट्रीट एंड कस्टमर सिटी। अकाउंट के 2 हैं, अकाउंट नंबर और बैलेंस। इन दोनों को एक रिलेशनशिप से जोड़ा गया है, उस रिलेशनशिप का नाम है डिपॉजिटर, ठीक है। कौन से कस्टमर का क्या अकाउंट नंबर है और उसमें क्या बैलेंस है। अगर कस्टमर डिपॉजिटर है तो वो अपने अकाउंट इन्फॉर्मेशन ले सकता है। इसको मैं आपको
शॉर्ट में बता रही हूँ, फिर वापस से हम इस पे समझेंगे। ओके, ER मॉडल, तो वी आर गोइंग टू, ये रिलेशन मॉडल ER मॉडल को थोड़ा सा बताया गया इंट्रोडक्टरी पार्ट में भी, पर हम क्योंकि इसको आगे कवर करने वाले हैं, आई थिंक आई शुड स्किप दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एज मैंने प्रीवियस वीडियोज SQL का भी बताया था, उसमें भी बोला था, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। टेबल कैसा होगा उससे डील करता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, राइट। स्पेसिफिकेशन नोटेशन फॉर डिफाइनिंग द डेटाबेस स्कीमा। फॉर एग्जांपल क्रिएट टेबल, टेबल नेम करके एक सिंटेक्स होता है, उससे आपकी टेबल क्रिएट हो जाती है। क्रिएट टेबल उसके लिए कमांड है, राइट। तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम में आप कोई सा भी टेबल नेम ले सकते हो। इन्होंने लिया है अकाउंट, फिर आ जाता है आपका कॉलम 1 उसका डेटा टाइप, देन कॉमा कॉलम 2 एंड देन उसका डेटा टाइप, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जितने भी कॉलम्स आपको लेने हैं उतने कॉलम आप एक टेबल में ले सकते हो। इन्होंने अकाउंट में 2 कॉलम लिए हैं, अकाउंट नंबर एंड बैलेंस, जो हमने ऊपर ER डायग्राम में देखा था। अकाउंट नंबर कैरेक्टर टाइप का होगा, उसमें 10 का साइज ले सकते हैं। बैलेंस एक इंटीजर है, और जैसे हम इंटीजर C में या दूसरे लैंग्वेजेस में भी यूज़ करते हैं, इसका भी एक रेंज होता है, तो इसमें हमको साइज देने की ज़रूरत नहीं है, राइट। DDL compiler generates a set of tables stored in a data dictionary. डेटा डिक्शनरी कंटेन्स मेटा डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम हुआ तो फिर ये आपको 100% पूछा जाएगा कि डेटा डिक्शनरी क्या कंटेन करता है, राइट। मेटा डेटा क्या होता है? मेटा डेटा इज डेटा अबाउट डेटा इज मेटा डेटा, एंड डेटा डिक्शनरी क्या कंटेन करता है? मेटा डेटा, ठीक है। डेटाबेस स्कीमा, डेटा स्टोर्ड एंड डेफिनेशन लैंग्वेज, स्टोरेज एंड डेफिनेशन लैंग्वेज, ये सब कौन कंटेन करता है? डेटा डिक्शनरी में ये सब होता है। लैंग्वेज इन विच द स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड्स यूज्ड बाय द डेटाबेस सिस्टम आर स्पेसिफाइड, यूजुअली एन एक्सटेंशन ऑफ द डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये DDL का थोड़ा सा एक्सटेंशन है, राइट। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आप ये बताते हो कि टेबल कैसी होगी, क्या कंटेंट होंगे, क्या उसका कॉलम्स होंगे, ये आप बताते हो DDL में, राइट। उसके बाद आता है आपका DML, उसमें आप बताते हो कि डेटा जो टेबल आपने डिज़ाइन की है उसके अंदर क्या कंटेंट है, क्या रोज लिखी है उसके अंदर, है ना। लैंग्वेज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग द डेटा ऑर्गेनाइज्ड बाय द अप्रोप्रिएट डेटा मॉडल, कोई सा भी डेटा मॉडल आप यूज़ कर सकते हो। DML ऑल्सो नोन एज क्वेरी लैंग्वेज, है ना। DML को क्या बोल सकते हो आप? क्वेरी लैंग्वेज भी बोल सकते हो। 2 क्लासेस ऑफ लैंग्वेजेस, प्रोसीजरल लैंग्वेज भी होती है और एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज होती है, ठीक है। यूजर स्पेसिफाई व्हाट डेटा इज रिक्वायर्ड एंड हाउ टू गेट दैट डेटा, उसको बोलते हैं प्रोसीजरल। मतलब हम प्रोसीजर भी बता रहे हैं कि उस डेटा को कैसे हमको प्राप्त करना है, उसका पूरा प्रोसेस हम डिफाइन अगर करते हैं तो दैट इज प्रोसीजरल लैंग्वेज। लैंग्वेजेस जितनी भी होती है, जैसे SQL इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैंग्वेजेस ऑफ डेटाबेस। नॉन प्रोसीजरल में हम सिर्फ ये बताते हैं हमको ये डेटा चाहिए, और ये नहीं बताते कि कैसे चाहिए, वो उस लैंग्वेज खुद डिसाइड करती है। SQL इज मोस्ट वाइडली यूज्ड क्वेरी लैंग्वेज। और SQL कैसी होती है? नॉन प्रोसीजरल। SQL में हम सिर्फ इतना बताते हैं कि वी वांट दिस डेटा, वी डोंट स्पेसिफाई कि हमको वो कैसे चाहिए, पहले इधर जाओ इस टेबल में ढूंढो फिर ऐसा करो, ऐसा कुछ नहीं लिखते। आप क्या करते हो? सिंपली यू जस्ट टेल देम कि हमको इस टेबल से इतने बच्चों के नाम बताओ जो इस डिवीजन से पास हुए, या व्हाट्स एवर योर क्वेरी, जो भी आपकी क्वेरी है वो आप नॉन प्रोसीजरल तरीके से SQL में लिखते हो, राइट। DDL और DML की कमांड्स भी मैंने आपको बताई थी प्रीवियस लेक्चर में, मैं फिर से जब SQL पढ़ाऊंगी तो फिर से रिपीट करूंगी वो चीज़। Now we have a very little introductory part of SQL here as well, which I think I can skip क्योंकि मैं आपको SQL बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ाने वाली हूँ। नेक्स्ट we are here at database users। कौन कौन डेटाबेस को यूज़ करता है? Users are differentiated by the way they expect to interact with the system. Application programmers, कौन होते हैं application programmers? Interact with system through DML calls। जो DML calls के थ्रू सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं उनको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, जो टेबल को डिज़ाइन करते हैं, मैनिपुलेशन लैंग्वेज, राइट। सोफेस्टिकेटेड यूजर्स
फॉर्म रिक्वेस्ट इन अ डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरी लैंग्वेज में अगर हमको कुछ फैच करना है डेटा को, वो उनको क्या बोलते हैं, सोफिस्टिकेटेड यूजर्स। स्पेशलाइज्ड यूजर्स राइट स्पेशलाइज्ड डेटाबेस एप्लीकेशन दैट डू नॉट फिट इनटू ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क। ऐसे स्पेशलाइज्ड डेटा एप्लीकेशंस लिखने के लिए हम जिन लोगों को यूज़ करते हैं जो कि ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क में नहीं होती, अगर हमको कुछ ऐसा एक्सेस करना है तो उस तरीके के यूज़र्स भी होते हैं। नेव यूज़र invoke one of the permanent application programs that have been written previously। पहले कौन कौन से एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लिखे गए हैं उनको एक्सेस करना, इन्वोक करना। ये चेक करते हैं कि और कौन कौन लोगों ने कौन कौन सी क्वेरीज चलाई है, कैसे किस तरीके से सिस्टम को यूज़ किया है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। DBA भी इसको बोला जाता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। शॉर्ट form is DBA। coordinates all the activities of the database system। जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है डेटाबेस सिस्टम की उसको कोऑर्डिनेट करते हैं DBA। The database administrator has a good understanding of the enterprise's information resource and needs। एंटरप्राइज की इंफॉर्मेशन की जो रिसोर्सेज हैं और जो नीड्स हैं उसकी सबकी जानकारी किसको होती है, DBA को होती है। DBA की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, स्कीमा को डिफाइन करना, स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड को डिफाइन करना, स्कीमा और फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मॉडिफिकेशन, ग्रांट करना अथॉरिटी टू एक्सेस द डेटाबेस। कौन उस डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, उसको अथॉरिटी कौन दे सकता है, सिर्फ DBA। DBA बेसिकली वो पर्सन है जिसने डेटाबेस को डिज़ाइन किया है और सारी अथॉरिटीज़ उन्हीं के पास हैं। वो अगर चाहेंगे तो आपको एक्सेस करने दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं करने दे सकते हैं, राइट। स्पेसिफाइंग इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स, क्या क्या कॉन्स्टेंट्स रहेंगे उस डेटाबेस पे, वो भी कौन स्पेसिफाई करता है, DBA। एक्टिंग एज लाइजन विथ यूजर्स, मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्डिंग टू चेंज इन रिक्वायरमेंट्स। कैसी परफॉर्मेंस है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, उस पर रिस्पॉन्ड करना। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। जितना फास्ट हो सकता है हम उतना फास्ट पढ़ेंगे सो दैट वी वुड बी एबल टू कंप्लीट आवर सिलेबस एज सून एज पॉसिबल। अगर आपको कोई डाउट है तो राइट डाउन इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।